पहले पेज पे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, असर्शंस और रीजनिंग और केस स्टडीज, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, पूरी टर्म 1 के सारे कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जी। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पिक द ऑड वन आउट। चार में से तीन ऑप्शन जो हैं वो एक किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, एक बिल्कुल डिफरेंट सा है और डिफरेंट वाला ढूंढो। बैंक लोन, सर बैंक लोन एक लायबिलिटी होती, कैश एट बैंक ये एक एसेट होती है। ऑप्शन नंबर सी क्रेडिटर, ये भी एक लायबिलिटी होती है। और बिल्स टेबल पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टर्म 2 का कोर्स है, इसके अंदर दो आइटम आती हैं सर, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। जो बिल मिलता है हमें, मान लीजिए मैंने मोबाइल खरीदा, साथ में मुझे बिल मिलेगा, ये वो वाला बिल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। भले ही साथ में बिल वर्ड लगा हुआ है, लेकिन माइंड में फिट कर लें बात कि ये वो वाला बिल नहीं है जो हम कुछ परचेज करते हैं तो हमें बिल मिलता है, ये वो वाला बिल नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में है, इसलिए मैं शॉर्ट में नहीं बता रहा, इसको छुपा ही रहा हूँ सीधा सीधा। बिल्स रिसीवेबल लिखा हो मतलब पैसा रिसीव करना है, एसेट है। बिल्स पेएबल लिखा हो मतलब बिल पे करना है मुझे, ये लायबिलिटी। जहां पर बिल्स पेएबल दिख जाए लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल दिख जाए एसेट। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये तीन ऑप्शन तो सर लायबिलिटी हैं, ए ऑप्शन एसेट है, सॉरी बी ऑप्शन एसेट है, इसलिए बी आंसर हो गया। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं चाहे तो सभी के सामने, जैसे ऑप्शन ए, सी और डी के लिख लो ब्रैकेट के अंदर लायबिलिटी, और ऑप्शन नंबर बी के लिख लो एसेट। नोटिंग जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगी चीजें, रिवीजन के टाइम भी और क्लास के टाइम भी। जितनी ब्लैंक रहेगी आपकी जो बुक है ये, उतना कम याद रहेगा आपको, उतना जल्दी बोलोगे। ये इग्नोर कर दीजिए इसको, जी बेकार है, अपनी कोड लैंग्वेज है इनकी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे जी सेम क्वेश्चन है कि ऑड वन आउट बताना है, इन चारों में से कोई एक बिल्कुल गलत सा है, अलग सा है, डिफरेंट सा है। पहले जी कैश इन हैंड, ये सर एसेट होता है। कैश एट बैंक, ये भी एसेट होता है। डेटर्स, ये भी एसेट होते हैं। क्रेडिटर, ये लायबिलिटी होते हैं, तो डी आंसर आ गया। तो ए बी सी एसेट है, ये नोट कर लेंगे, और डी लायबिलिटी, इस वजह से अलग हुआ। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के इनमें से कौन सी आइटम है जो स्टेप वाइज चलेगी। पहला पॉइंट लिखा है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम अकाउंटेंट का काम जी, जो रिकॉर्डिंग के स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप्स क्या है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई मूवी बन रही है, तो स्टेप क्या होगा उसका, सबसे पहले स्टोरी सोची जाएगी कि स्टोरी क्या होनी चाहिए। स्टोरी के बाद फाइनेंस से ढूंढा जाएगा जो पैसा लगाए इस स्टोरी के अंदर। उसके बाद जो कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर कास्टिंग की जाएगी कि हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, किस रोल के लिए कौन होगा, ये कास्टिंग। मतलब एक स्टेप देख पा रहे हो, स्टेप्स क्या है। अकाउंट्स की बात करूँ मैं, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग से पहले हमारे सामने, हम अकाउंटेंट के सामने बहुत कुछ हो रहा है, लेन देन हो रही है, कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, हमें उसमें से वो ट्रांजेक्शन ढूंढनी है जो हमारे काम की है। एग्जांपल, कंपनी के अंदर स्ट्राइक हो गई, ये हमारे काम की ट्रांजेक्शन नहीं है, उसको हमें नहीं रिकॉर्ड करना। गुड्स में आग लग गई, तो बाकी सब आग बुझाएंगे, अकाउंटेंट को काम है कि कितने रुपए का लॉस हुआ ये बताओ मुझे, इसकी रिकॉर्डिंग करनी, अपने काम की चीज ढूंढनी है ट्रांजेक्शन के अंदर से। तो पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना, ढूंढना कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमारे काम की है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है जी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल। जर्नल एंट्री जो होती है सबसे फ्रेश रजिस्टर होता है, इसे ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को। अगला स्टेप ये हुआ। तीसरा है पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर। लेजर में इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर देना। हर नाम का एक सेपरेट रजिस्टर बनता है, सेपरेट अकाउंट बनता है, उस रजिस्टर का नाम लेजर है। तो जर्नल के बाद लेजर में लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 4, पेइंग सैलरी टू द अकाउंटेंट। तो इस स्टेप्स में से कहीं भी नहीं आया, मतलब ये समझ पा रहे हो जी। तो जो स्टेप्स हुए वो हुए पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 सीक्वेंस में दे रखे, सी ऑप्शन आंसर हो गया जी, ठीक है ना। 1 2 3 तीनों स्टेप भी दे रखे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गई जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन कौन से फायदे बता रहे हैं अकाउंट्स की। पहला, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन।
अकाउंट्स में जो है हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है इजीली मिल जाती है। मतलब मुझे किसी लेटर से पैसे लेने कितने, तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा कितने पैसे लेने, कितना माल बेचा, कितना पैसा आ गया, कितना माल वापस आ गया, बैलेंस कितना बेचा, इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पता लगाना। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग शोज द एग्जैक्ट वर्थ ऑफ द बिजनेस। देखो यहाँ पे ना मतलब पॉइंट सही लिखा है कि बिजनेस की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद रही है, एक बड़ी छोटी कंपनी को खरीद रही है, तो उस छोटी कंपनी की वैल्यू की जाएगी, इस कंपनी की कितनी वैल्यू है। तो इस काम में अकाउंट्स आती है, अकाउंट्स हेल्प करती है किसी कंपनी की वैल्यू करवाने। लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जैक्ट वाला वर्ड है, ये जो एग्जैक्ट वाला वर्ड है, ये इस पॉइंट को गलत ठहरा रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि अकाउंट्स इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंट होती है। अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें हम एस्टिमेशन बेस पर करते हैं। लास्ट चैप्टर हमने करा डेप्रिसिएशन, पूरा पूरा एस्टिमेशन है। उससे पिछला किया हमने प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, पूरा का पूरा एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट है नहीं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड गलत कर रहा है। एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता फिर पॉइंट नंबर 2 सही होता। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि इट आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बिजनेस। कंपनी के स्ट्रांग पॉइंट क्या है, कंपनी के वीक पॉइंट क्या है। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है लेकिन लोन भी ज्यादा है इसमें, तो इसकी स्ट्रेंथ है कि अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन इसकी वीकनेस है, इसकी कमी है कि इसमें लोन बहुत ज्यादा, तो रिस्क बहुत ज्यादा। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बता सकती है अकाउंट्स, जो एडवांटेज है, बड़ी एडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट, इट अनेबल्स कंपैरिजन बिटवीन द टू अकाउंट डिफरेंट पीरियड्स एंड बिटवीन सिमिलर कंपनीज। एक्सप्लेन करिए पॉइंट नंबर 4। दो बातों की चर्चा कर रहा है। कौन सी दो बातें कह रहा है? कंपैरिजन और इंट्रा कंपैरिजन। बिल्कुल सही जी, इंट्रा कंपैरिजन और इंटर कंपैरिजन। देखिए जी, जैसे कि ऐसे दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, खुद से कंपेयर करना चाहिए, खुद में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। तो कंपैरिजन दो तरीके से हो सकते हैं सर। आप अपने मार्क्स पिछले साल से और इस साल के मार्क्स देख लीजिए, आप खुद में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक कंपैरिजन ये होता है। दूसरा कंपैरिजन ये होता है कि आप अपने मार्क्स अपने फ्रेंड के मार्क्स से कंपेयर कर लीजिए। तो दो ही टाइप के कंपैरिजन होते हैं, वही तो लिखे हुए यहाँ पर। अकाउंट्स पर आ जाऊं कि सर मैं एक ही कंपनी के अकाउंट्स मैच कर रहा हूँ उसी कंपनी के पिछले साल से, ये देखने के लिए कि कंपनी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी कंपैरिजन हुआ। दूसरा कंपैरिजन क्या हुआ कि मैं एक कंपनी के अकाउंट उसके कॉम्पिटिटर कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए कौन सी कंपनी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं सर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। वन कंपनी 2 years, टू कंपनी 1 year। मुझे बताओ मैं ये कौन सा कंपैरिजन कर रहा हूं, इंटर के इंट्रा? इंट्रा कंपनी एक ही है, ईयर अलग अलग है। इंट्रा मतलब विद इन द कंपनी में कंपैरिजन कर रहा हूं, आउटसाइड द कंपनी नहीं जा रहा। ये कौन सा कंपैरिजन? इंटर कंपैरिजन मतलब कंपनी के बिटवीन टू कंपनीज में कंपैरिजन कर रहा हूं, ईयर सेम है और कंपनी डिफरेंट है। अब बताओ इंटर के इंट्रा, दिस इज नो कंपैरिजन, नो कंपेयर। ये कंपैरिजन ही नहीं हुआ। अब अपने 11th क्लास के अकाउंट्स के मार्क्स 10th क्लास के मैथ के मार्क्स से कंपेयर कर रहे होगा तो वो कंपैरिजन ही नहीं होगा। अगर मैं जियो कंपनी का 2016 का प्रॉफिट तो 2017 के प्रॉफिट से कंपेयर कर दो, कंपैरिजन ही नहीं हो, बेसलेस कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए बेस सेम होना चाहिए, एटलीस्ट एक चीज सेम होनी चाहिए, या तो कंपनी सेम हो या ईयर सेम। ये कंपैरिजन है ही नहीं कोई, ध्यान रहेगा जी। फोर्थ पॉइंट दोनों कंपैरिजन की बात बता रहा है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि अकाउंट्स हमारी हेल्प करती है इन दोनों कंपैरिजन में बिटवीन टू डिफरेंट पीरियड। ये जो टू डिफरेंट पीरियड है ये कौन से वाला कंपैरिजन है? इंट्रा। पीरियड डिफरेंट है ना, ईयर डिफरेंट है ना, ईयर जो डिफरेंट होते हैं वो इंट्रा वाला होता है, इंट्रा। और लिखा है बिटवीन टू सिमिलर कंपनी, दो टाइप की कंपनियां हैं, इंटर। ये सिमिलर वर्ड क्यों लगाया है इन्होंने?
सर कि मेरे से जियो और एयरटेल है वो दोनों मतलब सेम बेचते हैं तो फिर इसलिए लगाया सर। बिल्कुल सही सर। सर मैं रिलायंस जियो को टाटा मोटर से कंपेयर कर रहा हूं तो बेवकूफी कर रहा हूं, कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपनी की इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए, सिमिलर कंपनी इसलिए लिखा होगा कि दोनों कंपनियां सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हों, ये चीज जरूरी है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। सिमिलर वर्ड इसलिए लिखा हुआ है तो अंडरलाइन कर लीजिए डिफरेंट पीरियड और वहां लिख लीजिए इंट्रा। अब अंडरलाइन कर लीजिए सिमिलर कंपनी और वहां लिख लीजिए इंटर। तो सर पॉइंट नंबर 2 ने तारीफ नहीं करी, सही आंसर एडवांटेज नहीं बताया, बाकी सबने एडवांटेज बिल्कुल सही बताया। ऑप्शन नंबर सी आंसर आया जी। 1, 3 और 4 है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी पहला स्टेप बताइए अकाउंटिंग प्रोसेस का। जर्नलाइजिंग पोस्टिंग टू लेजर ये दूसरा स्टेप है। एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन तीसरा स्टेप हो गया। डी कौन लास्ट, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखे हैं सारे स्टेप। इस क्वेश्चन में पूछा हम ऑप्शन नंबर डी के आगे लिख लो लास्ट स्टेप। ऑप्शन नंबर डी के आगे लिख लीजिए कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट का लिख लीजिए लास्ट स्टेप। उसका सेम क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट स्टेप पूछा हो सर अगले क्वेश्चन में पूछा ही है। अच्छा अगले में ये पूछा, अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट स्टेप पूछा था कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट आगे लास्ट। Which of the following is not an objective of accounting? किस लिए हम अकाउंट्स नहीं बनाते? 4 में से 3 वजह हैं अकाउंट्स बनाने की, एक वजह नहीं है। पहला रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए सर, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा तो ध्यान रहेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, ऑब्जेक्टिव है। इंफॉर्मेशन मिल पाएगी यूजर्स को, इनकम टैक्स वाले टैक्स जान लेंगे, लोन वाले कंपनी बड़ी है कि नहीं है, सेल अच्छी हो रही है कि नहीं, लोन दे के ना दे, ये चीज चेक कर लेंगे। डी ऑप्शन रिकॉर्डिंग ऑल द क्वालिटेटिव फैक्टर। ये क्वालिटेटिव फैक्टर रिकॉर्ड करेंगे ऐसा लिख दिया। सर व्हाट इज क्वालिटेटिव फैक्टर? जो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बताता है, मतलब एक चीज बढ़िया है या एक चीज बेकार है, और बढ़िया या बेकार इस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हैं। सर मैं 2 मोबाइल कंपेयर कर रहा हूँ, मान लीजिए एमआई का और आईफोन का। आईफोन में लिखा है 3 GB रैम, एमआई में लिखा है कि 8 GB रैम। अब वो ब्रैकेट में ये नहीं लिख सकते कि बढ़िया और खराब, क्योंकि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को अकाउंट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ क्वांटिटी ही लिख सकते हैं कितने जीबी की रैम। तो अकाउंट्स की कमी है, इस क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। हमारी कंपनी का मैनेजर बहुत अच्छा है, कंप्यूटर कंपनी का मैनेजर खराब है, इस चीज़ को अकाउंट्स में नहीं लिख सकते हम। इन्वेस्टर अगर अवेयर है इन सब चीज़ों से तो हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा, नहीं अवेयर तो कहीं भी लगा सकता है। फिर तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ना रिकॉर्ड होने की कमी की वजह से ही जो खराब कंपनी है वो सर्वाइव कर पा रही है, समझ लीजिए। अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड होने लग जाए तो फिर जो खराब कंपनी है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी, कोई भी नहीं जाएगा वहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ये गलत लिखा है, रिकॉर्ड नहीं कर पाते हम इसको, तो डी आंसर हो गया। ये एडवांटेज ऑब्जेक्टिव नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जी इनमें से कौन सी एसेट है जो बहुत शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सर फिक्स्ड एसेट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए अबव 12 मंथ्स। अबव 12 मंथ्स 12 महीने से ज्यादा जो एसेट कैश में कन्वर्ट होगी 12 महीने से ज्यादा, समझिए जी। सर जितनी भी एसेट है कंपनी के अंदर, चाहे बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, स्टॉक हो, डेटर हो, सारी एसेट्स एक ना एक दिन कैश बन जाएगी। बिल्डिंग में सर बिजनेस कर रहे हैं, कभी ना कभी तो बेचेंगे, चाहे 50 साल बेचा, 100 साल बाद बेचा, कभी ना कभी तो बेचेंगे। मशीन सर इस्तेमाल कर रहे हैं, खराब हो जाएगी, बेचेंगे। फर्नीचर पुराना हो जाएगा, बेकार हो गया, बेचेंगे। स्टॉक बेचेंगे, डेटर से पैसा आएगा। मतलब हर एक एसेट एक ना एक दिन कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बात कन्फर्म है। अब हम यहाँ पर सिर्फ टाइमिंग पे चर्चा कर रहे हैं, हमने सारे एसेट्स को बांट रहे हैं टाइमिंग के हिसाब से। जिससे कैश 12 महीने के बाद आएगा उसको फिक्स्ड एसेट बोल रहे हैं। जिनसे कैश विद इन 12 मंथ्स आएगा उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। तो लिख लीजिए अप टू 12 मंथ करंट एसेट। अप टू 12 मंथ, अप टू 12 मंथ में एक दिन भी आ गया और 365 दिन भी आ गए।
जिससे कैश एक दिन के अंदर आना है, जिनसे कैश 365 दिन के अंदर आना है, वो दोनों इसके अंदर आ गए। ऑप्शन नंबर सी लिक्विड एसेट लिखिए ब्रैकेट में अप टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स, तो जिससे 3 महीने के अंदर अंदर पैसा आ जाना है उन एसेट्स को हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इंटेंजिबल एसेट्स लिख लीजिए ब्रैकेट में अबव 12 मंथ्स, अबव 12 मंथ्स। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये जनरली जब खरीदे जाते हैं या परचेज किए जाते हैं तो लंबे टाइम के लिए परचेज किए जाते हैं, इसलिए ये भी 12 मंथ से अबव के होते हैं। तो जो बिल्कुल कैश में सबसे तुरंत कन्वर्ट होने वाली कौन सी एसेट है फटाफट ढूंढ के बताओ। सी ऑप्शन सर, लिक्विड एसेट जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज डेटर को मैंने सामान बेचा है 1 महीने की उधारी पर, तो वो लिक्विड एसेट है, वो करंट एसेट भी है, मतलब करंट एसेट का पार्ट लिक्विड एसेट है। ये चीज देख पा रहे हैं आप? करंट एसेट में तो 1 दिन से लेके 365 दिन के सारी एसेट्स आ गई, और लिक्विड एसेट में 1 दिन से लेकर के 3 महीने तक की, 90 डेज तक की आई। तो करंट एसेट का पार्ट ही लिक्विड एसेट है। अगर ऑप्शन में लिक्विड एसेट नहीं दे रखा होता तो करंट एसेट टिक करता। ठीक है जी। 9th पर आ गए हैं जी हम। फायदा बताना है, अकाउंट्स का फायदा बताना है। सर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ये फायदा है। फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट होती है, फायदा है। प्रॉफिट लॉस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये फायदा है। कोर्ट में एविडेंस है, ये फायदा है। सर सारे फायदे हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सारे ऑप्शन गलत होंगे, तो जो सबसे कम गलत है वो आंसर सही है। ये सारे ऑप्शन सही, तो जो सबसे ज्यादा सही है वो वाला आंसर सही है। सबसे इसमें तो सी भी हो सकता है फिर। मैं कह रहा हूँ सारे ऑप्शन सही हैं। सी क्या? नहीं, सबसे ज्यादा सही तो सी भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस तो ज्यादा, प्रॉफिट लॉस निकालना बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है सर। ये भी मतलब एडवांटेज। देखो पता क्या है कि हम बी को आंसर कैसे चुन सकते हैं। ए बी सी जो 3 है ना, ये एडवांटेज हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन है ये। भाई देखो, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एडवांटेज, मुझसे पढ़ने का एडवांटेज क्या हुआ? भाई आपको नॉलेज मिल रही है, नॉलेज तो हर एक जगह मिल रही है, वो एडवांटेज थोड़ी ना हुआ। कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरे से ही मिल रही है, मतलब सपोज प्रैक्टिकल नॉलेज, भाई मैं सीए हूँ, बाकी शायद टीचर सीए नहीं है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अकाउंट्स को कहाँ यूज करना है, ये एडवांटेज हुआ जो बाकी में नहीं है। तो अकाउंट्स का काम है रिकॉर्ड करना, अकाउंट्स का काम है प्रॉफिट निकालना, अकाउंट्स का काम है पोजीशन बताना, वो तो काम है, वो तो ऑब्जेक्टिव, वो तो करना ही करना है उसको। एडवांटेज क्या है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, कि सर कोर्ट में इसको एज एविडेंस भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, फंक्शंस में, एडवांटेज में अगर डिफरेंशिएट करना हो आपको तो ये पॉइंट मिलेगा, डिफरेंशिएट करना। ये फंक्शन नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, स्पेशली एडवांटेज। जो एबीसी हैं वो फंक्शन भी हैं, एडवांटेज भी हैं, ये स्पेशली एडवांटेज। ऐसे क्वेश्चन रोकते हैं जो फुल मार्क्स वाले आने वाले बच्चे होते हैं, कि मुझे फुल लाने 100% लानी है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सारे ऑप्शन सही हैं, पता नहीं कौन सा टिक कर गया, एक आध नंबर यहाँ गिर जाता। 10th पर आ गए जी। Which of the following limitation is connected with the manipulation of accounts? अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करना। ऑप्शन नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग कहते हैं जिसको है, विंडो ड्रेसिंग करना मतलब अपने अकाउंट्स को देखिए, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो खिड़की है, वो विंडो है जिसमें से हर यूजर झांकता है हमारे बिजनेस को देखने के लिए। मैं बैंक को जाकर के बोलता हूँ जी मेरी तो बहुत ज्यादा अच्छी सेल हो रही है, आप मुझे लोन दे दो, आपका पैसा मरेगा नहीं। तो बैंक से कोई स्टाफ नहीं आएगा जो मेरी दुकान पर बैठा रहेगा सुबह से शाम तक, देखूं ग्राहक आते हैं कि नहीं। समझ आ रही है बात? वो तो मेरे अकाउंट्स देखेगा, कि मैं उसको अकाउंट्स दिखाऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा सेल्स लिखी हुई है मैंने तो मान लेगा बहुत ज्यादा सेल है इसकी, कम लिखी हुई है सेल तो कम मानेगा। तो अकाउंट्स में गड़बड़ की जा सकती है, ये अभी भी कमी है। हालांकि इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा मेजरमेंट लिए जाते हैं, कि मतलब ऑडिट होगा, अकाउंट चेक भी होगी, दोबारा चेकिंग के लिए भी बोला जा सकता है। 2009 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था इंडिया के अंदर, पूरी मार्केट टूट गई थी, हर एक शेयर के प्राइस आधे रह गए थे लगभग। उसके पीछे ये एक मेन रीजन था, विंडो ड्रेसिंग। सत्यम नंबर 1 कंपनी थी आईटी की, इन्फोसिस से भी ऊपर। उस कंपनी में कई सालों से लॉसेस हो रहे थे, लेकिन अकाउंट्स में वो प्रॉफिट दिखाया जा रहा था। तो इन्वेस्टर्स, उनका पैसा बढ़ रहा था तो वो पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर, करोड़ों अरबों रुपए लगा रखा थे लोगों ने अपने अपना पैसा,
लेकिन जब उसे पता कि लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं नहीं आगे इसको झूठ बोल पाऊंगा, इतना ज़्यादा ओवर में रीज़न नहीं दे पाऊंगा हम, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई। राजू महालिंगम नाम था उनका जी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई और कहा कि सब सारे अकाउंट्स में मेरे लॉस है, मैं इतने सालों से फेक जो है दिखा रहा हूँ, सब कुछ ने क्लैरिफाई कर दिया। उसको जेल हुई और मार्केट क्रैश कर गई। हालांकि उसमें जो सीए है जिसने अकाउंट्स चेक करे थे उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो तुमने अकाउंट्स कैसे चेक करी, उसकी डिग्री छीन ली गई। लेकिन हालांकि उसको इतने करोड़ों रुपये रिश्वत पहले ही मिल गई थी गलत साइन करने की, कि डिग्री छीन भी ले तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जेल होती नहीं इस काम में। इस काम में जेल नहीं होती हमारे सीए के काम में। मतलब साइन कर दी हमने तो हम इतने डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखते हैं कि हम पर बात ना आए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लिखवाता हूँ मैं कि जो छुट्टी लेनी है मुझे ऑफिस से, आप गलत मेडिकल बना दो, तो वो मेडिकल इस हिसाब से ही बनाएगा, वही बीमारी लिखेगा जिसमें वो ना फंसे, उसकी डिग्री पर बात ना। ठीक है जी। तो विंडो ड्रेसिंग बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी कमी है आज की डेट में भी। जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो भी कमियां हैं अकाउंट की, वो भी लिमिटेशन है अकाउंट की, लेकिन वो अकाउंट्स में घपलेबाजी वाली कमी नहीं, मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स वाली कमी नहीं। 11th पर आ गए जी हम, ब्रांचेस और सब डिवीजन, सब डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक और होता है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज है, हमारा पूरा 11th क्लास का जो कोर्स है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 12th का जो कोर्स है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनल ईयर के अंदर सेपरेट आ जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है सर, कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन होने के बाद हम अकाउंटेंट उसको लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक्स में, दिस अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस की अकाउंट्स में लिखना, दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी सेपरेट कोर्स है। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट नाम से कोर्स आता है इसका अलग से, उसमें हम कॉस्ट वाले अकाउंटेंट बनते हैं। अभी हम बन रहे हैं फाइनेंस वाले अकाउंटेंट। फाइनेंस वाला अकाउंटेंट मनी में डील करता है, मनी को रिकॉर्ड कर रहा है। कॉस्ट वाला अकाउंटेंट ना कॉस्टिंग में जाता है कि इस चीज़ की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। मान लीजिए मार्कर की फैक्ट्री, तो मार्कर में इतने रुपए की प्लास्टिक लग रही है, इतने रुपए की लेबर लग रही है, इतने रुपए की मशीनरी लग रही है, इतने रुपए का अदर एक्सपेंस लग रहा है, तो ये मार्कर मुझे 3.30 इतने रुपए की कॉस्टिंग का पड़ता है। ये पता लगाना ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है। मारुति कंपनी की कार आई थी जिसमें ना वाइपर पीछे भी था। जनरली कार में वाइपर आगे होता है जनरली, उस कार में वाइपर पीछे भी था। तो कंपनी ने काफ़ी उसको एड किया, फिर कंपनी में ज़्यादा अच्छी सेल नहीं हो पाई, तो कंपनी वालों ने कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछा कि बताओ इस वाइपर की हमारी कॉस्टिंग कितनी बढ़ रही है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने कैलकुलेट करके बताया कि 5,000 रुपये की कॉस्टिंग बढ़ रही है। अब सोचो वाइपर थोड़ा ना 5,000 रुपये का आ जाएगा, बेसिकली आगे एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करा गया, यहाँ से बटन प्रेस होगा तो पीछे तक इंस्ट्रक्शन जाएगी और वाइपर काम करेगा। तो उन्होंने अपनी मार्केट कंपटीशन की वजह से प्राइस रिड्यूस करने के लिए उन्होंने उस फीचर को हटाया, हल्का फुल्का डिज़ाइन चेंज करा और उसी कार को दोबारा से लॉन्च करा कि अब ये नए डिज़ाइन है। जब कोई नया डिज़ाइन कंपनी लॉन्च करती है तो उसमें न्यू वाले फीचर्स तो दिखाती है, कोई फीचर हटाया तो ये तो ना बताती है हमने ये हटा दिया। तो ऐसा इस तरीके से लॉन्च किया था। तो ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट फील्ड, अकाउंट्स वाला कुछ नहीं होता उसका, या पढ़ोगे ग्रेजुएशन फाइनल के अंदर आप सभी पढ़ें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ना सारी अकाउंटिंग आगे मैनेज करना। इसमें हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट आ जाता है कि पैसा कहाँ से लाएं, पैसा कहाँ लगाएं और पैसा कितना बांटें। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ जाता है इसके अंदर कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। रिक्रूटमेंट आ जाता है इसके अंदर, जब मतलब रिक्रूटमेंट का स्टाफ अलग होता है, इंटरव्यूज वगैरह लेना, जीडी वगैरह लेना, अपॉइंट करते टाइम। तो दोनों ही अकाउंट्स की ब्रांचेस हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया है जिसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी के आगे लिख सकते हैं एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो। उस एग्जाम में कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बात पूछ ली जाए, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो। ट्वेल्थ क्वेश्चन पर आ गए हैं जी हम। विच अकाउंटिंग हेल्प्स टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू प्रोवाइड यूजफुल कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट इंफॉर्मेशन सर कॉस्ट वाली मैनेजमेंट देती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बस कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में इतना ही है हमारे कोर्स के अंदर, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट है
तो डिटेल में चर्चा नहीं करी जाएगी, डिटेल में क्वेश्चनिंग नहीं करी जाएगी आप लोगों से एग्जाम में। लेकिन कितना क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, होता है। 13th पर आ गए जी। द मेन टास्क ऑफ विच अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सर फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाला काम तो जो हम अकाउंट्स अब पढ़ रहे हैं 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो पोजीशन बता रहा है, कॉस्टिंग नहीं बता रहा। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है वो तो कॉस्टिंग बताएगा, उसने बताया हमारी पोजीशन कितनी है, प्रॉफिट कितना है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बताएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। डी ऑप्शन, इनमें से कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है? कौन होते हैं सर इंटरनल यूजर? जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन काम की होती है। एक्सटर्नल होते हैं जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन अंदर की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मूवीज में देखा होगा आपने, कंपनी का सीईओ बन गया हूं, यही है वो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो कंपनी को चला रहा है, उस कंपनी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास, तभी तो कंपनी को चला पाएगा। तो इंटरनल यूजर होता है वो, उसके पास सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है। बी ऑप्शन सर फाइनेंशियल मैनेजर, उसको पता होना चाहिए कि पैसा कहां से लाना है, पैसा कहां लगाना है, तो उसके पास कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉइज डिबेटेबल इशू है, चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था मैंने, अलग अलग ऑथर का अलग अलग व्यू है इस पर कि एम्प्लॉइज जो हैं कुछ कहते हैं सर एक्सटर्नल हैं, उनके पास सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसको तो ना बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। किसी ऑथर का व्यू है कि नहीं सर कंपनी के अंदर का ही पर्सन, उसको तो पता होता है कि कॉस्ट कितने की आ रही, कितने का बन रहा है। ये डिबेटेबल इशू है, इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे हम। डी पर आ गई पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर तो समझ में आ रहा है सर मेरे को कि जो कंपनी के अंदर पैसा लगाता है उसे इन्वेस्टर कहते हैं। ये पोटेंशियल क्या है? आगे जो पोटेंशियल बढ़ सकता है, बिल्कुल सही जी। पोटेंशियल का मतलब फ्यूचर इन्वेस्टर, पोटेंशियल मतलब जिसके पास मनी है और वो पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, ऐसे लोगों के लिए। समझ पा रहे हैं आप? छोटे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, तो मैं सैमसंग का कस्टमर हूं। दूसरा एग्जांपल कि सर मेरे पास 20,000 रुपए हैं, मेरा फोन टूट गया, मुझे नया फोन लेना है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सैमसंग का लूं या ओप्पो का लूं, तो मैं उन दोनों का पोटेंशियल कस्टमर, समझ रहे हैं? जो कस्टमर बनने वाला पोटेंशियल कस्टमर। तो ऐसी कंपनी जो अकाउंट्स बना रही है वो इन्वेस्टर्स के लिए तो बना ही रही है कि जो लोग पैसा लगा चुके हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर के भी लगा रही है कि जो पैसा लगा सकते हैं। मतलब मार्केट में हर एक टाइम कितने सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो पैसा लेकर के बैठे हैं और सोच रहे हैं कहाँ पैसा लगाना, दोज आर पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो वो भी अकाउंट्स देखेंगे हमारे। तो डेफिनेटली सर पोटेंशियल इन्वेस्टर के पास हमारी कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी, तो बाहर के लोग हो गए, पक्की बात एक्सटर्नल हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो तो कंफर्म तो 100% एक्सटर्नल यूजर है, इंटरनल नहीं, इसलिए डी ऑप्शन आंसर है। 15 क्वेश्चन पर आ गए जी। Which of the following is an area of interest for the management while using accounting information? कौन सा एरिया है इंटरेस्ट का, कहां कहां मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट क्या चीज देखने में ज्यादा अच्छा रहेगी मैनेजमेंट की? ऑप्शन नंबर ए है जो फाइनेंशियल पोजीशन, कि आज की डेट में हमारी कितनी पोजीशन है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी, ये मतलब है। पॉइंट नंबर बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। देखो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या है, पहले समझे इंसॉल्वेंट क्या होता है, दिवालिया। इंसॉल्वेंट जिस पर्सन के पास कर्जे ज्यादा हैं एसेट से, तो वो अपनी कर्जे नहीं चुका पाता एसेट से, उसके चेक बाउंस होने लगते हैं, और ऐसे केस में कोर्ट आकर के उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम करता है, जब्त करता है, उसकी सारे क्रेडिटर्स को, लोन वालों को उसका पैसा चुकाता है, तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, तो उस पर्सन को इंसॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या हुआ, मतलब जिसके पास एसेट भरपूर है, लायबिलिटी कम है, तो वो सॉल्वेंट हुआ। व्हाट इज सॉल्वेंसी, कि मतलब मैं सॉल्वेंट रहूं, दिस इज सॉल्वेंसी। ठीक, अब सॉल्वेंसी दो टाइप से, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन मेरी ऐसी जगह इन्वेस्टेड है जहां से 10 साल बाद पैसा आएगा, मुझे लेकिन पेमेंट करनी है कुछ महीने में ही, पेमेंट में नहीं कर पा रहा, मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी वाले ये चीज चेक कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा कोई, कि इसके पास फिलहाल विदिन, मतलब करंट एसेट्स जो होती हैं वो विदिन 12 मंथ्स में पैसा आता है, करंट लायबिलिटी को विदिन 12 मंथ्स में पेमेंट करनी होती है, तो करंट एसेट सफिशिएंट है ना करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, विदिन 12 मंथ इतना पैसा आ जाना चाहिए कि विदिन 12 मंथ जो मुझे पेमेंट करनी है वो हो जाए। ये तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हो गई। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कि मेरे पास टोटल कर्ज लॉन्ग टर्म वाले कितने हैं,
टोटल एसेट्स लॉन्ग टर्म वाली कितनी है, उन एसेट्स से मैं अपने कर्जे आराम से चुका पाऊंगा, कितना पैसा है कि नहीं, वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक कर रहा। ऑप्शन नंबर सी में है जी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए नहीं कि नहीं होना चाहिए। तो मैनेजमेंट का काम ऑप्शन नंबर बी है जी, दोनों चीज चेक करनी है, ना तो हम शॉर्ट टर्म में इंसॉल्वेंट हो जाए ना लॉन्ग टर्म में इंसॉल्वेंट हो जाए। 16 पर आगे जी, क्रेडिटर क्या देखेगा। तो अभी समझ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर स्पेसिफिक हर एक यूजर का क्या इंटरेस्ट है, वो यूजर क्यों देख रहा है अकाउंट। मान लीजिए मैं कंपनी में पैसा लगाया तो मैं अकाउंट्स देखूंगा, उसके क्यों देखूंगा। मैंने गुड्स उधार दिए इस कंपनी को तो मैं अकाउंट देखूंगा तो क्यों देखूंगा। मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो उसके अकाउंट देखूंगा तो क्यों देखूंगा। क्या चीज ढूंढनी है मुझे उसके अंदर। तो क्रेडिटर क्या ढूंढेगा अकाउंट्स के अंदर। ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एस्टिमेटेड नेशनल इनकम, लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। तो देखिए नेशनल इनकम का कंपनी से क्या मतलब, बिल्कुल बेकार का ऑप्शन हो गया। बी है जी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, क्रेडिटर गुड्स देते हैं कुछ महीने के लिए, 2 महीने 3 महीने 1 महीने 4 महीने, तो लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट नहीं रहेगा कि रहेगा, इससे क्या मतलब। बी ऑप्शन कट गया। लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब कंपनी के पास कैश है कि नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी अपना उधार चुका पाएगी, इसलिए ऑप्शन सही। सेवनटीन पर आ गए जी, रेगुलेटरी एजेंसीज। रेगुलेटरी एजेंसी क्यों होती है सर, जो रेगुलेशंस लगाती है, रूल्स वगैरह लगाती है कि कोई कंपनियां गलत ना करें और किसी का पैसा मारे नहीं, अकाउंट्स गलत ना बनाएं, ये चीज चेक करती है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है। तो वो क्या चीज चेक करेंगे अकाउंट्स में, क्या चीज देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अंडरलाइन कर लीजिए टर्नओवर, मान लीजिए सेल्स। टर्नओवर का मीनिंग होता है सेल्स, सिनोनिम है। अंडरलाइन टर्नओवर एंड राइट सेल्स। टर्नओवर और सेल्स एक ही बात है, सिनोनिम्स। तो सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट कितना है। ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ कितनी हो पाएगी कंपनी की। एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, देखो सी ऑप्शन कैसे, क्या लॉजिक हुआ। नेशनल इनकम निकाल रहे हैं मतलब पूरी कंट्री की इनकम निकाल रहे हैं, बाकी इकोनॉमिक्स में सीखेंगे आप लोग। तो कंट्री की इनकम कैसे आएगी, सभी की इनकम जोड़ करके। मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम कितनी है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो आप बोलोगे सर डैडी की अर्निंग कितनी है, मम्मी की सैलरी इतनी है, ब्रदर की सैलरी इतनी है, टोटल हमारी कितनी होगी। सभी की इनकम जोड़ी जाएगी पूरी कंट्री के अंदर, तभी नेशनल इनकम काउंट होगी। कंपनी का प्रॉफिट कितना है वो भी काउंट करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है जी, सी ऑप्शन आंसर हो गया। 18 पर आगे इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है करंट लायबिलिटी का, मुझे बताइए। करंट लायबिलिटी क्या होती है, अंडरलाइन कर लीजिए करंट लायबिलिटी, वहां लिख लीजिए पेमेंट विद इन 12 मंथ्स। पेमेंट विद इन 12 मंथ्स, जिसकी पेमेंट मुझे 12 महीने के अंदर अंदर करनी है, ऐसी लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कि क्रेडिटर गुड्स उधार लेते हैं हम जनरली कितने महीने के लिए, 2 4 6 महीने के लिए, तो ये करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारा बैलेंस नेगेटिव चला गया बैंक के अंदर, जैसे कहीं से चेक आएगा पॉजिटिव बन जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही, करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल, जब हम गुड्स बिल्स लिख करके देते हैं, हम साइन कर देते हैं, वो 3 4 महीने के लिए देते हैं, करंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, इसलिए ब्रैकेट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। contingent liability, CONTINGENT। इसका मीनिंग तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर समझ में आएगा कि बिल क्या है, डिस्काउंटेड क्या है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है सर जिसकी पेमेंट करनी है कि नहीं करनी पता नहीं। हमारी कंपनी में किसी ने केस कर दिया, केस लड़ेंगे कोर्ट में, हार गए तो देना पड़ेगा पैसा, जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा। ऐसे लायबिलिटीज को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की कोई एंट्री नहीं होती, उसमें कहीं लिखते ही नहीं है इसको। बाकी इस पर डिटेल्ड टॉपिक है 12th क्लास बुक 3 चैप्टर 1 में। तो जैसे आपने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, क्या हम उस टाइम इंसॉल्वेंट हो तो सारी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं हो हिसाब से, है ना।
assertion and reason based MCQs। देखिए डायरेक्शन दे रखी है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, उसके अंदर एक चैप्टर आता है ये वाला कि जिसमें एक सेंटेंस दिया होता है, उसके पीछे एक रीजन दिया होता है और हमें बताना होता है कि वो सेंटेंस सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं, दोनों सही है। तो तीसरी बात कि रीजन एक्सप्लेन ही कर रहा है ना उस बात को, ये तीसरी बात हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है देखिए जी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Ram will be debited if goods sold to him on credit. Assertion, reasoning. Asset increase. असर्शन में लिखा हुआ है कि राम को डेबिट किया जाएगा अगर हमने उसे गुड्स बेचे हैं उधार में। सही लिखी है बात? राम को गुड्स उधार बेचे हैं अगर हमने, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम डेबिट होगा, बिल्कुल सही लिखा है जी। हाँ, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है सर, गुड्स मैंने इसको बेचे हैं तो डेटर नाम की एसेट बढ़ रही, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। सही लिखा है, असर्शन सही है, रीजनिंग सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे ऐसे केस में, है कि नहीं? समझ आ रही है बात? असर्शन में सही लिखा है सर ये गुड्स बेचे हैं राम को डेबिट करना चाहिए। रीजन में सही लिखा है सर कैश एसेट होती है, बिल्कुल सही लिखी है बात, कैश तो एसेट ही होती है। बोथ आर ट्रू लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा, दोनों बातें है सही लेकिन अपनी अपनी जगह अलग अलग जगह सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा उसको। तो बी ऑप्शन सही है फिर ऐसे केस में। समझ पा रहे हो आप? ए और बी में क्या फर्क है? ए और बी में दोनों में ही ट्रू है लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं दे रहा बी ऑप्शन में, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा ए ऑप्शन। सी में क्या लिखा हुआ है कि ए ट्रू है बी फॉल्स है, और डी में क्या लिखा हुआ है ए फॉल्स है और रीजन ट्रू है। चलिए अब ये ABCD ऑप्शन बार बार नहीं लिखे होंगे, सिर्फ असर्शन दे रखी होगी, रीजन दे रखी होगी, हमें याद कर लेना केवल ए में क्या था बी में क्या था। क्वेश्चन 1 जी पहला, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ इन द जर्नल। जर्नल से हम रिकॉर्डिंग से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ये लेजर ट्रायल बैलेंस वाला काम होता है, बिल्कुल सही लिखा है जी। रीजन, ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर क्लासिफाइड इनटू लेजर अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर जो रीजन में लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जर्नल के बाद लेजर में जाता है, लेकिन अगेन चीज जो रीजन है वो ए वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ओरिजिनल एंट्री होता है, जर्नल के बारे में ही कुछ बताता, तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसके अंदर कि ए और बी दोनों बातें सही लिखी हैं। हाँ जी सर, स्टार्ट तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं ना ट्रांजैक्शन को, फिर रिकॉर्ड करते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ये सबसे पहला स्टेप होता है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन ये अगला स्टेप होता है। देखो अगर हम एक छोटी छोटी चीज में जाएंगे, जैसे मान लीजिए सबसे आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले काम क्या करते हो, कोई कहता है जी मैं ब्रश करता हूँ, कोई कहता है मैं तो ब्रेकफास्ट करता हूँ पहले, कोई कहता है मैं तो उठता हूँ। मतलब अगर आप बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में जाओगे तो छोटी छोटी चीज स्टेप्स बन जाएंगे, पहला स्टेप चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो वाली चीज है ये अकाउंट में पहला काम रिकॉर्डिंग का करते हैं, हम लिखते हैं, उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, ये तो मेजर स्टेप हो गए। बारीकी से जाएंगे तो आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन कौन सी रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद मेजर करना कितने रुपए से रिकॉर्ड करनी है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना, ऐसे 3 स्टेप बन जाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, आइडेंटिफाई वाला ऑप्शन भी हम उसमें से टिक करते तो रिकॉर्डिंग वाला हम सही मानेंगे। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन 2 पर आगे जी हम मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का जो होता है वो होता है मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को। बिल्कुल सही लिखिए जी बात, बिल्कुल सही लिखिए।
रिकॉर्ड करना ऑब्जेक्टिव होता है। रीजन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, चाहे मनी वाली हो चाहे मनी वाली ना हो। गलत लिखी है ये बात, तो ए सही है और आर गलत है। ये कौन से ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में था। सी में लिखा था ए ट्रू, असर्शन ट्रू और रीजनिंग फॉल्स। थर्ड पर आ गए जी हम। असर्शन अकाउंटिंग अनेबल्स कंपैरिजन बिटवीन टू पीरियड्स एंड सिमिलर कंपनी। बिटवीन टाइम पीरियड्स का मतलब कौन सा कंपैरिजन? इंट्रा। सिमिलर कंपनी इंटर। तो ये बिल्कुल सही लिखा है जी, कंपैरिजन हो पाता है। रीजनिंग अकाउंटिंग शोज द ट्रांजैक्शंस chronologically that and the results can be easily compared as it is in terms of money. Chronologically मतलब क्या होता है कि जो इवेंट पहले हैपन होगा उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हैपन होगा उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल्कुल सही लिखी है ये बात, और हर एक चीज को हम टाइम से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम टाइम से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो टाइम पर कंपैरिजन कैसे होगा? तो सही रीजन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया जिसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी अकाउंटिंग हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही लिखा है। रीजन पी&एल अकाउंट बनाते हैं साल की एंड में प्रॉफिट लॉस पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही लिखा है जी। और पी&एल अकाउंट से ही प्रॉफिट निकलता है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ए ऑप्शन हो गया, दोनों बातें ट्रू हो गई। असर्शन अकाउंटिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स की हेल्प से पता लग पाएगा कंपनी में क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है। रीजन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी में होता है वही रिकॉर्ड करते हैं बस हम। तो दोनों बातें सही लिखी हैं, लेकिन आर कुछ भी ए के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया कि दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको। 6 पर आ गया जी असर्शन एंड रीजन अकाउंटिंग हेल्प्स इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो बिल्कुल सही है जी, कैलकुलेट कर पाएंगे हम कि टैक्स कितना है। अकाउंटिंग एसर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। सर टैक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रॉफिट से लॉस सही आएगा। टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम सही से, वो भी एक्सपेंस होता है टैक्स पे करना, उसके बाद जो तो प्रॉफिट निकलेगा, तो बिल्कुल सही है। दोनों रीजन सही दे रहा है वो, ऑप्शन ही आंसर आ गया। गुडविल इज एन टेंजिबल। व्हाट इज टेंजिबल? Which can be seen and touched। जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल है। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर टेंजिबल है, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है। मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन है वो टेंजिबल है, जो एंड्रॉइड है वो इंटेंजिबल है। और गुडविल जो है वो इंटेंजिबल है, कंपनी की रेपुटेशन होती है रुपीस के अंदर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करना सीखेंगे 12th क्लास के अंदर। तो यहाँ पर गलत लिखा है कि गुडविल जो है टेंजिबल है, गलत लिखा होगा। तो असर्शन फॉल्स हो ऐसा तो सिर्फ डी ऑप्शन है। क्या तो रीजन पढ़ो ही मत, है कि नहीं? असर्शन गलत हो तो सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर ही। 8 पर आ गए जी कैश एट बैंक इज अ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कौन सा होता है सर? विद इन 12 मंथ्स। बैंक से पैसा निकालने में 3 महीने ऊपर लग जाएंगे क्या? अब जब मर्जी निकाल लो पैसा बैंक से, आज ही निकाल लो, अप टू 3 मंथ वाला ही है, तो लिक्विड एसेट सही लिखा है। कैश एट बैंक कैन बी इजीली विड्रॉन, उसी का रीजन दिया हुआ है यहाँ पे। दोनों बातें सही हो गई जी, करेक्ट है। 9 कैपिटल एक लायबिलिटी होती है फर्म की। देखिए जब हमने क्लास 1 में पढ़ाया गया था आपको, कैपिटल अलग होती है, लायबिलिटी अलग होती है। कैपिटल वो होती है जो हमें पैसे देने हैं, कैपिटल वो होता है जो ओनर ने पैसा लगाया है। फिर जब 2 पर आया, चैप्टर नंबर 2 पर, तब हमने सीखा कि लायबिलिटी की बाइफरकेशन की जा रही है, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी? जो पैसा बाहर वालों को देना है। व्हाट इज इंटरनल लायबिलिटी? जो पैसा घर वालों को देना। ओनर एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट कंफर्म करनी ही होती है, इंटरनल वालों की नहीं करो तो भी चल जाएगा। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी। वापस से समझते हैं कैसे हम अकाउंट्स इस तरीके से फॉर्म करें। हम अकाउंट सर इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि जो ओनर पैसा लगाता है, हम ये सोचते हैं कि हमने कर्जा लिया उससे। हमारे बिजनेस के अंदर जब ओनर पैसा लगाता है, हम ये सोचते हैं कि हमने कर्जा लिया ओनर से, एक ना एक दिन इसको वापस करना है। वो एक ना एक दिन कब आएगा? जिस दिन कंपनी बंद हो। ओनर एक ऐसा लोन है, कैपिटल एक ऐसा लोन है जिसकी रीपेमेंट होगी एट द लास्ट डे ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी? तो कैपिटल इज आल्सो नोन एज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस।
तो लिख लीजिए ब्रैकेट में ऑप्शन नंबर असर्शन है ना, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, अंडरलाइन कर लीजिए लायबिलिटी, मान लीजिए इंटरनल लायबिलिटी। असर्शन में लिखा जहां लिखा हुआ है कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द फर्म, वहां लायबिलिटी को अंडरलाइन करके लिख लीजिए इंटरनल। सर जैसे अभी इंटरनल नहीं लिखा तो ये असर्शन फॉल्स नहीं होगी। तो लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी की कैटेगरी है इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर कैपिटल लिख दिया लायबिलिटी, मान लीजिए आपको मैं कहूं कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल सही बात लिखी, आप अकाउंट्स ही पढ़ रहे हो इस टाइम। मान लो कोई कहता है कि आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो वो भी गलत थोड़ी ना, कॉमर्स के अंदर ही अकाउंट्स है, तो कैपिटल लायबिलिटी लिखा तो सही लिखा, क्योंकि लायबिलिटी के अंदर तो आता है इंटरनल। रीजन कैश एट, अच्छा सॉरी रीजन है यार, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, जो पैसा लगाया ओनर ने, एंड नीड्स टू बी पेड बैक, उसको वापस भी करना, इसलिए तो लायबिलिटी है वो। सही रीजन है जी, एक ऑप्शन आंसर आ गया। 10th पर आ गया जी, प्रॉफिट्स रेफर टू द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो कॉस्ट ऑफ के बाद जो दो वर्ड लिखे हैं, तो उन दो वर्ड की जगह एक वर्ड बोल रहा हूं सेल्स, तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा शायद। यस सर। सेल्स और सेल्स की कॉस्ट, इसमें जो अंतर है वो प्रॉफिट है। गुड्स सोल्ड का मतलब सेल्स ही तो हो गया, यस सर। ठीक है जी। रीजन प्रॉफिट्स अराइज फ्रॉम कंटीन्यूअस बिजनेस, कंटिन्यू हम बिजनेस करते रहते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, तो सही लिखा है जी रीजन। चलिए जितना करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी स्टार्ट करेंगे।